सिंस आई वाज ऑन अ ट्रिप ऑफ सोनगढ़, तो लास्ट क्लास में नहीं कर पाया था। अभी वाली कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं, है ना। एंड माय प्लान इज कि आज हम व्यंजन संधि को कंप्लीट कर दें, आज हम व्यंजन संधि को खत्म कर लें। कैमराज सबके ऑन नहीं है, तो सभी लोग कैमराज ऑन कर लीजिए। मेन पॉइंट तो एक एक संधि और है जो मुझे बताना है, उसके अलावा हम ऑलमोस्ट संधि कर चुके हैं। एक दो कुछ चीजें और हैं व्यंजन संधि के बारे में, वो बताकर प्रोबेबली आज हम खत्म कर देंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ यहाँ से। छत्व संधि हम लोग पढ़ेंगे आज। छत्व संधि, ये देखिए आपका, आपके सामने चार्ट आ गया है। और जैसा मैंने पिछली क्लास में कह दिया था कि अब आपको आपके मध्यम वर्ण का भी ध्यान रखना है। क्या होता है मध्यम वर्ण, कैसे होता है मध्यम वर्ण, वो मैं आप सबको समझाऊंगा। पहले आप टेबल ध्यान से देख लो, उसको बना लो, उसके बाद में हम देखते हैं क्या होता है ये सब। पूर्व वर्ण में क्या क्या दिया है, तो पूर्व वर्ण में दिया हुआ है आपके क, च, ट, त, प। बेसिकली हर वर्ण का, हर वर्ग का पहला जो वर्ण है वो दिया हुआ है ना। उसके बाद में मध्यम वर्ण के रूप में यहाँ पर श, श दिया हुआ है। और पर वर्ण के रूप में दो चीजें हैं, या तो कोई भी स्वर आ सकता है, या फिर य, व, र, ल, या म, या न। ठीक है, ये सारी कंडीशन मैंने आपको आपके सामने रख दी है। ठीक है, और इन सब के बदले में आदेश क्या होगा, तो छ का आदेश होगा, जिसके आधार पर इस संधि का नाम रखा गया है छत्व संधि। ठीक है, आई होप टेबल बन गया हो आप लोगों का। क, च, ट, त, प पूर्व वर्ण है। मध्य वर्ण में कुछ भी नहीं है, सिर्फ श है। पर वर्ण में स्वर है, और स्वर के अलावा य, व, र, ल, म, न है। और अंत में आपका आदेश है छ का। ठीक है, छ का। चलिए एक एग्जाम्पल दिखाता हूं और उसके थ्रू आपको समझाता हूं कि मध्यम वर्ण काम कैसे करता है। उदाहरण देखिए, सबसे पहला उदाहरण जो आपके सामने आया है, वाक प्लस शरह। अब यहाँ पर देखिए, जो पूर्व वर्ण था आपका वो तो क ही है। प्लस के पहले जो पूरा शब्द है उसका जो अंतिम वर्ण है क, वो तो आपका पूर्व वर्ण वैसा का वैसा ही है। प्लस के बाद में जो वर्ण आता है आपका पर वर्ण का पहला वर्ण जो होता है, उसे हमने बोला है मध्यम वर्ण। ध्यान दीजिए, अभी तक अन्य संधियों में क्या था कि प्लस के बाद पर वर्ण था पहला, और प्लस के पहले पूर्व वर्ण था। यहाँ पर थोड़ा चेंज है, छठवें संधि में प्लस के पहले जो शब्द दिया हुआ है उसमें अंतिम शब्द को हम पूर्व वर्ण एज इट इज मान रहे हैं। प्लस के बाद में जो भी शब्द आया उसका जो पहला शब्द होगा वो मध्यम वर्ण कहलाएगा, और उसके बाद वाला शब्द जो होगा वो पर वर्ण कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में वाक प्लस शरह, तो वाक का क तो पूर्व वर्ण है एज इट इज। शरह का जो श है वो हो गया मध्यम वर्ण, और श के बाद र जो है वो आपका हो गया परवर्ण। ठीक है, ये बात है। दूसरी चीज, तो आदेश हम किसके स्थान पर करेंगे छद्म संधि में, तो कह रहे हैं आदेश हम करेंगे मध्यम वर्ण के स्थान पर। आदेश किसके स्थान पर करना है, मध्यम वर्ण के स्थान पर आदेश करना है। हाँ आशीष जी बोलिए। हाँ सर, जैसे आपने बोला कि इसमें परवर्ण र, तो र की हाँ, जगह हम स्वर माने, क्योंकि इसमें मध्यम वर्ण तो वो है श, क्या, खाली विदाउट स्वर। तो परवर्ण स्वर को माने कि र को माने? र को, र को स्वर मानना है परवर्ण, र को स्वर को स्वर नहीं। हाँ, र हमारा यहाँ पर है, वो तो स्वर मतलब अगर आपका ई ए उ ऐसा कुछ आ गया उस हिसाब से। अब बाकी अगर आप इसको आप मान भी लो अगर स्वर, तो कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि हमारा सारा फोकस तो मध्यम वर्ण पे रहना चाहिए।
क्योंकि र वैसे भी आधा होगा, उसमें स्वर जुड़ेगा तब जाके वो रह बन रहा है, वो शरह का रह। बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेन चीज हमें मध्यम वर्ण पे हमारा फोकस होना चाहिए, तो इसको हम बदल पाएंगे। देखिए आदेश क्या दिया है, वाक प्लस शरह में कुछ भी नहीं किया है, श के स्थान पर क्या कर दिया है, छ कर दिया है, तो वाक छरह आपका बन गया है। ठीक है, पहला तरीका ये, और दूसरा तरीका मैंने कुछ भी नहीं किया है, उन दोनों को आपस में जोड़ दिया है बस। ठीक है, तो ऐसा पहले भी हो चुका है, तो दूसरे तरीके को आप मत देखो, आपको पहला तरीका देखो जहां पर इन्होंने क्या किया है, मध्यम वर्ण के स्थान पर छ का आदेश किया है। ठीक है, उसके बाद में अब ये छ पूरा कैसे आ गया, क्योंकि हमने श के स्थान पर आदेश किया और श पूरा था यहाँ पर शरह का, तो श की जगह छ आया है, लेकिन श के साथ जो अ जोड़ा है जिसने श को पूरा बनाया था वो थोड़ी ना गया है, तो श के स्थान पर आधा छ आ गया, और उस छ में श के साथ जो अ जुड़ा हुआ था वो जुड़ गया, तो वो छरह बन गया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल दिया है आपको, तच प्लस शिवह। यहाँ पर च आपका हो गया पूर्ववर्ण, शिवह का श आपका हो गया मध्यम वर्ण, वह हो गया आपका परवर्ण, श के स्थान पर छ आ जाएगा, तत् शिवः आपका रूप बन जाएगा। मधुलिट प्लस शेते दिया है, तो आपका पूर्ववर्ण, श आपका मध्यम वर्ण, तो आपका परवर्ण, श के स्थान पर छ लाएंगे तो मधुलिट छेते। ठीक है, मधुलिट छेते, ट के नीचे छ लिखा हुआ है। ठीक है, मधुलिट छेते, वो अभी दिख नहीं रहा होगा आपको क्लियरली, लेकिन वो ऐसे लिखा है, मधुलिट छेते। ठीक है, इसमें इसमें परवर्ण तो है ना? हाँ परवर्ण तो है। और लेकिन स्वरा में ये जो कोष्टक बनाया है उसमें तो य वर ल म न ये छह ही है। हाँ तो फिर यहाँ पर हम स्वर लेंगे ए को, जो हमारा स्वर है ना ए, बोला ना स्वर एक। भी आ सकता है, तो हम स्वर को हम्म। पकड़ेंगे यहाँ पर कि स्वर आया है। ठीक है, ऐसे टेक्निकली तो आप कोई भी मान लो, क्योंकि अगर य वर ल म न में से कोई आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो वो शब्द पक्का कोई ना कोई स्वर लगा, क्योंकि स्वर ही तो पूरा करेगा ना उसको, बिना स्वर के वो पूरा होगा ही नहीं, तो स्वर मान लो, है ना, ऐसा है। एग्जाम्पल्स कर ले, टेबल बन गया। ठीक है, ऐसे मैंने शेयरिंग स्टॉप कर दिया क्या? पूर्व वर्ण तो सर पूरा हलंत वाला है ना, तो फिर हमें उसे पूरा क्यों लिख रहे हैं? कहाँ पर, आदेश में? आदेश मैंने में। बताया ना, आप जिसकी जगह पे आदेश कर रहे हैं वो भी तो पूरा है ना, जिसकी जगह पर आप आदेश कर रहे हैं वो भी पूरा है, और वो व्यंजन है। जैसे पहला एग्जाम्पल वाक प्लस शरह था, श की जगह पे हम छ लाए, तो श भी तो पूरा है ना, क्योंकि व्यंजन था आपका, और उसमें अ जब जोड़ा, श में अ जोड़ के श पूरा हुआ ना। अब आप अ को आप हमने अ को थोड़ी ना बदला है, हमने ओनली श को बदला है, और वो जो ओरिजिनली आधा था, तो उस श के स्थान पर छ आया है, और फिर उसमें अ जुड़ गया तो छ पूरा हो गया, वाक छरा ऐसे बना। समझ आ नहीं गया? तो ये तीसरा है, उसमें जो हमने नहीं ट नहीं, लिया है वो हाँ आधा ही वो समझने का। ट के नीचे छ लिखा हुआ है, लेकिन वो पूरा है, मैंने आपको पहले ही बताया उसको लिखने का तरीका ऐसा, लेकिन वो होता पूरा ही है, मधुलिट छेते। मतलब ट पूरा ही होगा ऐसे? नहीं ट नहीं, छ, ट तो आधा है। हाँ वही हमें बोल तो रहे हो, ट आधा है इसीलिए नीचे हाँ छ लिखा है ना। हाँ 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 ठीक है, ओके। सही है, ठीक है। सॉरी, चलिए अनूप जी बताइए पहला। अच्छा, so so first ones. ठीक है, पिंकी जी आप बताइए। फर्स्ट वन। ओके, अभिलाषा जी। तच प्लस लाघनम। तो सेकंड, नहीं सर सेकंड सर होगा, थर्ड है, थर्ड है, थर्ड है, थर्ड है। इ आ गया ना, इ का च, तो कंफर्म हाँ नहीं च दे रहे को हैं। वो देख नहीं पाई मैं, छ और ल को ही देख रही थी। ठीक है, हाँ थर्ड वन। संध्या जी, चलच प्लस शुक।
अनम्यूट अनम्यूट। चलिए तब तक आशीष जी आप बता दीजिए। चलच प्लस शुकः। ये लास्ट फोर्थ। मीना जी टच प्लस शुभ्रम। Touch brush, Branta. Second. No, okay. Last one? लास्ट वन। No, Second. no. Is it first one? वाई आप पूर्व वर्ण को क्यों बदल रहे हो? पूर्व वर्ण तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा ना। Yeah. मध्यम So- वर्ण को बदलना है। Touch. Second one? नहीं, second तो हाँ yeah. करेक्ट। सेकंड सही हुआ ना। हाँ हम्म. प्रतिभा जी वाक प्लस शास्त्रम। First one. Oh, sorry. Second. ये क्या हो गया? शास्त्र तो फर्स्ट वन ही सही रहेगा। हाँ सही है ना। फर्स्ट वन तो पहले वाक- बोला था। हाँ पहले आपने भी बोला था, पता नहीं से गलत के बताया। ठीक है। हाँ कोमल जी नश्चयच प्लस शस्त्रम। एग्जाम्पल लिखिए सब लोग, एग्जाम्पल लिखिए। सेकंड वन। ठीक है। भवि विट प्लस शंकरः। विट प्लस शंकर। कठिन वाला आ गया क्या? इजी है। थर्ड ऑप्शन। वाई थर्ड? पूरे वर्ण को क्यों बदल रहे हो? विट तो वैसा का वैसा रहेगा ना। वन हो गया ना, पर वन को जोड़ना। विट मैं बताऊं? रुकिए रुकिए, क्या बदलेंगे भाभी? हम क्या बदलेंगे? श को बदलेंगे हाँ किस में बदलेंगे? छ में। छ में बदलो। श को छ में बदलो तो क्या बनेगा? लास्ट वाला आपको शायद दिख नहीं रहा, विट के के नीचे छ लिखा हुआ है ना। विट शंकरः। सारिका जी विद्वच प्लस श्रद्धा। First one. ठीक है। गरिमा जी सच प्लस शीलम। अनम्यूट। थर्ड वन सच्चिलम। ओके ठीक है, वेरी गुड। अब और कोई नया भी मैं संधि का आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा कुछ एक दो बेसिक चीजें बताकर, होमवर्क बताकर आज हम व्यंजन संधि को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आप मान के चलो कि आपका हो गया व्यंजन संधि पूरा। सर लत्व वगैरह भी है? रुक जाइए, नहीं नहीं, जितना मुझे मेन बताना था मैंने बता दिया है। मतलब दो तीन कुछ नियम बाकी हैं, उसके अलावा और कुछ बाकी और चीजें जो आती है लत्व वगैरह, वो सब तो आपको पता ही है। जैसे लत्व वाला रूल आपने पढ़ा कि नहीं? शायद मैंने नहीं। किसी संधि बता दिया है कि तो के बाद अगर ल आ जाएगा तो के स्थान पर ल आ जाएगा। शायद मैं बता चुका हूँ आपको, ल वाला रूल हम पढ़ चुके हैं किसी एक संधि में जहाँ पर दो कंडीशंस थी। सिंपल रूल है सवर्ण पर है ना। सवर्ण। हाँ अगर तो आपका पहले है और ल बाद में है तो आपको तो को भी ल कर देना है। उल्लंघनम तल्लीना उल्लिखितम, ठीक है। सिंपल रूल है, इसमें तो कुछ ऐसा काम का है नहीं।
मैं कुछ बेसिक रूल बता रहा हूँ आपको, किसको कहाँ पे कहीं पे डाउट आया कुछ आए तो हैंड रेस करके आप रोक लेना, ठीक है। ये वाला रूल में तो कोई डाउट है नहीं, ठीक है। उसके बाद छठवां हमने पढ़ ली। देखिए अगर यहाँ पर एक आगम की सिद्धि बता रहे हैं। आगम मतलब घुसाना, कुछ आपको चेंज नहीं करना है, बट बीच में आपको इंसर्ट करना है। कह रहे हैं अगर आपका पूरे वर्ण में कोई भी ह्रस्व स्वर हो, ह्रस्व मतलब पता है ना, छोटी मात्रा हो, तरु हो गया, अनु हो गया, परी हो गया, इन सब में छोटी मात्राएं लगी हैं, ह्रस्व मात्राएं लगी हैं, और उसके बाद में छ आ जाए, उसके बाद में छ आ जाए, संधि का नाम कुछ नहीं दिया है, बस च का आगम ऐसा आप बोल सकते हैं। तो अगर आपके पूरे वर्ण में कोई भी ह्रस्व स्वर है, एग्जाम्पल लिख लीजिए साथ में, और आपके पर वर्ण में छ आ जाए, तो आपको उन दोनों के बीच में आधा च ला देना है। तरु प्लस छाया, तरुच्छाया, अनु प्लस छेद, अनुच्छेद, परि प्लस छेद, परिच्छेद। सिंपल है। इसमें कोई समझने लायक है क्या? किसी को समझ नहीं आई ये वाली तो बता दीजिए, ठीक है। सिंपल है, इसमें टेबल वेबल की जरूरत नहीं है, बेसिक कुछ रूल्स वगैरह हैं तो वो चीज में है, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक सेकंड पीछे करेंगे, एक सेकंड। जी जी जी, ठीक है ना। आगे एक और दो रूल बाकी हैं बस। एक रूल में क्या कह रहा है, अगर र के बाद ही र हो किसी संधि में, इसे हम र का लोप कहते हैं, और इसमें दीर्घ संधि भी हो जा रही, अगर र के बाद में ही र हो, तो जो मतलब पूर्व वर्ण भी र है और पर वर्ण भी र है। डिफरेंस बस क्या है कि पूर्व वर्ण का र आधा है, हलंत के साथ है। जब तक मैं समझाऊं आप समझिए और एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। पूर्व वर्ण पर वर्ण दोनों र हैं, लेकिन पूर्व वर्ण का र आपका हलंत के साथ है, मतलब आधा है, और पर वर्ण का र आपका पूरा है। तो वहां पर जो पूर्व वर्ण का र है वो आपका उसका हो जाएगा लोप, मतलब वो चला जाएगा, ठीक है, वो चला जाएगा। और उसके बाद में आपको पूर्व दीर्घ संधि, सबसे पहली हमारी स्वर संधि जो है वो आप कर देना। ये स्वर प्लस राज्यम दिया है, तो आपका र चला जाएगा जो पूर्व वर्ण में आधा र है, और वो आपका स्वराज्यम बन जाएगा। मतलब कुछ नहीं करना आपको, वापिस बता रहा हूँ, पूर्व वर्ण के र के सामने पर वर्ण में भी अगर र है तो पूर्व वर्ण के र को आपको उड़ा देना है, और फिर आपका जो बचेगा आखिरी वर्ण पूर्व वर्ण में, उसको उसको बड़ा कर देना है। स्वर प्लस राज्यम में स्वर में से आपने र हटा दिया, क्या बचा आपका स्व बचा, पूर्व वर्ण में स्व बचा ना, तो इसके वाह का आपको दीर्घ कर देना तो वो स्वा हो जाएगा, तो स्वराज्यम आपका बन जाएगा, ठीक है। हाँ, भाभी कुछ कह रही थी क्या? शायद समझ आ गया उनको, ठीक है। और एक रूल जो मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ, जिसमें कहाँ पे न का न होता है, ठीक है। यदि पूर्व वर्ण में री, र या श दिया हो, ठीक है, ये संधि का रूल ही नहीं है सिर्फ, ये आपको वैसे भी काम आएगा, ठीक है। कहीं भी आप कुछ पढ़ रहे हो तो वहां भी आपको काम आएगा। यदि पूर्व वर्ण में री, र या श दिया हो और पर वर्ण में न आ गया हो, ठीक है, और पर वर्ण में न आ गया हो, तो उस न को आप क्या कर दोगे, उस न का आप न कर दोगे, दैट्स इट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में दिया नरा प्लस नाम, दिया नरा प्लस नाम, पूरे वर्ण में र आ गया, पर वर्ण में न आ गया, तो यहाँ पे न की जगह पर वर्ण में चेंज करेंगे, र की जगह पर, न की जगह पर हमारा क्या आ जाएगा, न आ जाएगा, नराणाम। फिर ऋषि प्लस नाम लिखा हुआ है, पूरे वर्ण में श आ गया, पर वर्ण में न आ गया, श के सामने न आ जाने से वो न बन जाएगा, तो ऋषि नाम आपका बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग का जो बार बार मुझे कई बार क्वेश्चन होता था ना कि भैया यहाँ पर रामायणम क्यों है और यहाँ पर रामायणम क्यों है, तो आप वहां पर ऐसा ये वाला लॉजिक लगा सकते हो, ठीक है। विद दिस फाइनली वी कंप्लीट व्यंजन संधि, ठीक है। इतने दिनों की मेहनत के बाद कम से कम 5-6 क्लासेस हो गई हैं, हमने व्यंजन संधि कंप्लीट कर लिया है। एक विसर्ग संधि बस आपकी बची है, ठीक है, वो और कंप्लीट करेंगे। अब आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं काफी दिनों बाद। वैसे मैंने एक होमवर्क आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, 2 PDF मैंने शेयर की, वो आपको करना है। कुछ लोग उसको सॉल्व करते हैं, मुझसे डाउट्स पूछते हैं, मुझे अच्छा लगता है, पर कुछ लोग उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं,
तो मुझे और अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा ही काम कम हो रहा है, मेरे पास ही डाउट नहीं आ रहे। ठीक है, चलिए होमवर्क देख लीजिए आप लोग अपना सर पूरा हाँ बोलिए। हाँ, वो जो आपने होमवर्क दिया था ना, वो 80 क्वेश्चंस वाला MCQ। हाँ हाँ, उसमें विभूयत पद में मूल धातु का उसमें जो आंसर दिया है वो भू दिया है। सही दिया है। तो वी उसमें उसमें मूल धातु उपसर्ग लगा हुआ है, वी उपसर्ग है, धातु भू है, क्या दिक्कत है? धातु के पहले ही तो उपसर्ग लगता है ना। वी उपसर्ग है, धातु भू है, भूयत है, बनता है रूप, वी उपसर्ग लगा दिया, विभूयत बन गया। तो सही इसमें है। भू धातु का अर्थ क्या हुआ? होना, विभू और विभूयत मतलब सुशोभित होना। भू धातु का मतलब तो होना होता है, लेकिन जब हाँ, उसके सामने वी उपसर्ग लग जाए, विभूत, तो उसका मतलब होता है सुशोभित होना, है ना, ऐसा। और ये क्या भवतः किस शब्द का रूप है, तो उसमें भव नहीं आएगा? नहीं, वो भी भू शब्द ही है, वही भू धातु ही है। वो भी भू भू धातु धातु, है। हाँ। तो ये इसलिए विभूयत जो उसका शब्द रूप बना है, अच्छा ये शब्द रूप है, वो धातु रूप है। ओके। मैंने आपको शायद बताया था, आपने पूछा था मुझसे शायद, हाँ, मैंने किसी ने तो व्हाट्सएप पे मुझे, पूछा था, हाँ, लेकिन उसमें मुझे समझ नहीं क्लियर नहीं आया। हुआ था। हाँ, हाँ अभी हुआ, हाँ, है ना? ठीक है। हाँ ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए आपके सामने होमवर्क आया है। सबसे पहले क्वेश्चन में तो आपको पूरा करना है, आपको ऑप्शन भी दे दिए गए हैं जो फिल इन द ब्लैंक जैसा है, तो आप इजीली इसको कर सकते हो। ठीक है। सेकंड भी बहुत इजी है, आपको प्लस करके जोड़ना है, और दोनों ऑप्शन है आपके पास, दो में से जो सही ऑप्शन है वो आपको करना है। ठीक है। थर्ड वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, तो पहले दो क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन है, या तो आप पहला क्वेश्चन करो, अब आप लोग इतने रेगुलर हो नहीं कि आप लोग दोनों क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन कर लोगे, मुझे इतना ज्यादा भरोसा है नहीं। तो पहले दूसरे क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आप लोग कर लो, जो भी आपको लगे। जो तीनों कर ले बहुत अच्छी बात है। और जो तीसरा क्वेश्चन है वो सबको कंपलसरी करना ही है, मैं क्लासरूम पर डाल रहा हूँ होमवर्क। इसमें जो शब्द आपके अंडरलाइन है, सॉरी बोल्ड किए गए हैं, उन शब्दों को आपको तोड़ के लिखना है, मतलब उसमें आपको व्यंजन संधि बनानी है, ये काम आपको करना है। और सेंटेंसेस का मीनिंग लिखना है। दो काम करने हैं। पहला, जो शब्द आपको दिया हुआ है उस शब्द को तोड़िए, पूर्ण वर्ण परवर्ण की तरह संधि विच्छेद कीजिए, और सेंटेंसेस का अर्थ बताइए, 6 सेंटेंसेस का। ठीक है। और पहले दूसरे क्वेश्चन में से आप जो भी क्वेश्चन करें, एक काम और करना है आपको, आंसर के साथ साथ वहां पर कौन सी व्यंजन संधि हुई है उसका नाम भी लिखना है। ठीक है। होमवर्क क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया? मैं क्लासरूम पे शेयर कर रहा हूँ, तो वहां से देखकर आप लोग होमवर्क कर लेना। अभी या तो थर्सडे को या फिर जब भी देखते हैं हम डिस्कस उसको करेंगे। ठीक है। हाँ, आप किसी को कुछ पूछना है क्या? स्वर संधि व्यंजन संधि हो गई है, देखते जाओ। विसर्ग संधि होने के बाद तगड़ा वाला टेस्ट लूंगा मैं, संधियों का, सिर्फ टफ वाला, तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो एक बार पलटते जाओ पढ़ने। और टेस्ट टेंशन मत लो, टेस्ट आपका मार्च में ही होगा, वो भी एंड ऑफ द मार्च। उसके पहले मेरे पास टाइम ही नहीं कि मैं टेस्ट बना लूं उस हिसाब से। ठीक है। बाकी किसी को और कुछ पूछना है? हाँ आशीष जी बोलिए। मैं कोशिश करूंगा। हाँ, आगे जैसे का आपने फायदा हो रा जाएगा। और शाह के बाद री रा शाह के बाद ना का और णा हो जाएगा, तो प्राज्ञ जो शब्द होता है उसमें ना को णा क्यों नहीं होता? प्राज्ञ में क्यों करना पड़ा? वहां पर उसमें रा न भी आ तो रहा होना है ना। चाहिए ना। न कहाँ आ रहा है लेकिन? न को न करेंगे ना हम, नहीं, न जैसे तो हम आए, हाँ नहीं, जैसे हम तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप तो उसका वहां पे न चलाएंगे तो होगा, प्राज्ञेन प्रज्ञा होगा। नाम होगा। प्रज्ञा नाम, अरे वो प्राज्ञेन तो क्या है? न उसमें तो वो तो उसका रूल है, विभक्ति का। तो वहां पर आप प्राज्ञेन कर दो, न मत नहीं लिखो तो ना। मैंने शब्द रूप में मैंने देखा था, तो उसमें ना को णा नहीं हो रहा, प्राज्ञेन ही लिखा है और प्राज्ञा नाम ही लिखा है। नहीं नहीं, वो प्रज्ञा में न आएगा। अगर वहां पे न लिखा है तो ठीक है। देखिए, न को वैसे न हो गई, लेकिन कई बार अगर न लिखा है तो उसे हम गलत नहीं बोलते, लेकिन नियम के अनुसार वो न का न होना चाहिए। और कई बार क्या होता है, शब्द रूप वगैरह में नहीं बदलते, वाक्य में बदलते हैं, धातु में बदलते हैं, लेकिन शब्द रूप में बदलना चाहिए, तो वहां पे न ही होगा। प्रज्ञा नाम, प्रज्ञा नाम ही होता है, प्रज्ञा नाम नहीं होता है। ठीक है, वहां पे न ही आएगा। ओके। ठीक है। किसी और को कुछ पूछना है? सर ये थर्ड क्वेश्चन एक बार बता देंगे सर, क्या करना है फिर से? उसमें जो क्वेश्चन सेंटेंसेस बोल्ड किए हुए हैं, सेंटेंस का जो हाँ वर्ड,
उनको हाँ। आपको उनका संधि विच्छेद करना है, ठीक है, हाँ। और सेंटेंस का मीनिंग लिखना है हिंदी में। ओके, एनीथिंग एल्स किसी को? नहीं ना? मैं क्लासेस छोटी जानबूझ के ले रहा हूँ ताकि ज्यादा ओवर ना करूं, आधे आधे घंटे की क्लासेस ही ले रहा हूँ। मेरे पास टाइम भी उतना है उस हिसाब से भी, और दूसरा आपके हिसाब से भी, ठीक है। तो चलने देते हैं ऐसा, और आफ्टर 1 मंथ हम वापस से 40 मिनट 45 मिनट 1 घंटे वाली क्लास पे आ जाएंगे जब हम प्रैक्टिस करना चालू करेंगे, ठीक है? इतना सही है ना? आधा घंटा, आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। ओके, ठीक है, फिर बाकी हम थर्सडे को मिलते हैं, होमवर्क सब करके आइएगा प्लीज, ठीक है? फिर देयर लेट्स कंक्लूड आवर क्लास। सबको जय जिनेंद्र। ओके, जय जिनेंद्र जय जय जिनेंद्र जिनेंद्र, सर। जय जिनेंद्र। सर थैंक यू। जय जिनेंद्र।